हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पार्ट 2 को लेकर हाजिर हुए हैं। और चलिए तो हम जो होता है अपने टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर लाई जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसे देखने के लिए आप चैनल पर जाइएगा और उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज नवपाषाण काल से शुरू करने हैं। तो नवपाषाण काल की समय सीमा कब से 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक लगभग थी, ठीक है। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व लगभग। नवपाषाण काल या निपोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है, ठीक है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल को जो था नियोलिथिक शब्द के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसका जो है उल्लेख किया है। इस समय का मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के अपेक्षा अधिक बदलाव हुआ, ठीक है। इस समय के मानव में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मानव की अपेक्षा बहुत अधिक बदलाव हुआ था, ठीक है। और आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव एक जगह स्थायी निवास करने लगे और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन और कृषि पालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में मानव क्या गए स्थायी निवास करने लगे और पशुपालन तथा कृषि पालन का भी शुरुआत हो गया था नवपाषाण काल में। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिले हैं, ठीक है। इस युग में अग्नि से भोजन पकाने जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल से क्या हुआ, अग्नि से भोजन पकाया जाना शुरू हो गया। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। जो है अग्नि से भोजन पकाना जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूँ जो है प्रथम बार गेहूँ का जो है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था कि 3 और जौ के 2 साथ कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। पहले क्या गेहूं का खोज हुआ और दूसरी बार क्या जौ का खोज हुआ तथा इसके साथ में कपास की खेती का भी साक्ष्य वहाँ से मिला है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयतकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। महगढ़ा देखते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं महगढ़ा। बेलंग घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। महगढ़ा कहाँ पर है, तो बेलंग घाटी के क्षेत्र में स्थित है महगढ़ा, और यहाँ से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिला है, ठीक है। जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक। उतनूर और पय्यमपल्ली, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है और पय्यमपल्ली जो था तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। दोनों जगह से कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। ताम्रपाषाण युग। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण युग को, ठीक है। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ, ठीक है। ताम्रपाषाण युग का शुरुआत कब होता है, नवपाषाण युग के बाद जो है इसका आरंभ होता है। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत होने लगा था। अब ताम्रपाषाण युग में क्या होता है कि पत्थरों औजार और उपकरण जो भी बनाए जाते थे, हथियार उन्हें बनाने में अब जो है पत्थरों के साथ साथ जो है तांबे का भी प्रयोग होने लगा था।
इसलिए इस समय को ताम्रपाषाणी युग या ताम्रपाषाणी युग कहते हैं। इसमें तांबे का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणी युग अथवा ताम्रपाषाणी युग। नवपाषाणी युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। ठीक है, नवपाषाणी युग में धातुओं का प्रयोग जो होता है बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का जो होता है प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणी की युग कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ताम्रपाषाणी का अर्थ क्या होता है कि पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग किया जाता था। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाणी युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है। ठीक है, हड़प्पा की कांस्यकालीन जो थी संस्कृति उससे पहले की है ताम्रपाषाणी की युग। ठीक है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाणी युग की संस्कृतियाँ बाद में। ठीक है, लेकिन भारत में क्या होता है, कांस्य संस्कृति जो होती है हड़प्पा की वो पहले आती है और अधिकांश तथा ताम्रपाषाणी युग की संस्कृतियाँ बाद में आई हैं। ताम्रपाषाणी युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। ताम्रपाषाणी युग क्या करते थे, कृषि और जो है पशुपालन भी किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूँ चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ठीक है, वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे। ताम्रपाषाणी युग क्या करते थे, ताम्रपाषाणी के लोग क्या करते थे, वे भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर का पाला करते थे। हिरण का शिकार करते थे। वह ऊँट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊँट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, ताम्रपाषाणी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, वो ऊँट से परिचित थे। इसका अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, कि वो ऊँट से परिचित है लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे ताम्रपाषाणी के लोग। ताम्रपाषाणी युग के लोग समुदाय बनाकर गाँव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ स्थित थीं। ठीक है, जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ स्थित थीं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाणी युग में लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाणी के युग जो होता है पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि वो जो होता है पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। ये लोग वस्त्र का निर्माण करना जानते थे। साथ ही मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, को भी बनाना जानते थे। इनके ये कारीगर थे। ठीक है, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के कारीगर थे ये लोग। ठीक है, साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना के कारीगर थे। ठीक है, ये कुंभकार भी थे, अर्थात घड़ा बर्तन जो बनाया जाता है वो बनाते थे, और धातुकार भी थे, धातुओं से भी औजार हथियार बना लिया करते थे, और हाथी के दांत से भी शिल्प कार्य करते थे। ठीक, और चूना के कारीगर भी ये लोग थे। ताम्रपाषाणी काल के अधिकतर मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जिसे मृदभांड किसे कहते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों को जो था मृदभांड कहते थे, काले व लाल रंग के होते थे। मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे ताम्रपाषाणी युग के, तो काले और लाल होते थे, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रैखिक आकृतियाँ बनी रहती थीं। ठीक है, भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ कहाँ कहाँ पाई गई हैं, ये देखिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आहार उदयपुर में है और गिलुंद राजसमंद में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद, अहमदनगर, चंदौली, कोल्हापुर, चंदौली में कहाँ पर, कोल्हापुर में, इनाम गांव में इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं मिली है, इनाम गांव में। ठीक है, ताम्रपाषाणी के युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिली है, तो इनाम गांव में, जो कि पुणे में है। ठीक है, हम लोग चलिए अब मध्य प्रदेश में देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में की बस्तियाँ पाई गई मालवा में, और कयथा मंडला में, एरड़ गुना में है। ठीक है, अब जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास में ही बसी थी। ठीक है, साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है।
कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारा जाना अधिक उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? हड़प्पा। ठीक है, तो कुछ का मत है क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु सभ्यता को जो था हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाए, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता की खोज पहले हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित हैं। सिंधु सभ्यता में क्या क्या होते हैं, यानी हड़प्पा में वहाँ पर जो था सभागार होता था, स्नानागार होता था, कारागार होता था, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर होते थे, चौड़ी सड़कें आदि रहते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। ठीक है, इस सभ्यता के लोग जो है हथियार, आभूषण, मूर्ति और बर्तनों का भी निर्माण करना जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। ये लोग जो है बर्तन और जो मूर्तियाँ बनाते थे या हथियार बनाते थे, इसमें किस धातु का प्रयोग करते थे? तो तांबा, चांदी और कांसे का प्रयोग किया करते। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल पाए गए थे। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में मौजूद है। ये जो होता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो होता है एक लड़काना ज़िला है, वहीं पर जो होता है मोहनजोदाड़ो मौजूद है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना ज़िला में। ठीक है, वहाँ पे है मोहनजोदाड़ो। प्राप्त साक्ष्य। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये देखिए। सूती कपड़े के अंश, स्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सैलखड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। ये जो है मोहनजोदाड़ो से ये सब प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? ये सब जैसे सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सैलखड़ी से बना बाट। ठीक है, सैलखड़ी से बाट बना होता था, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा क्या था? इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अलमानंद घोष द्वारा तथा बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी। ठीक है, कालीबंगा की खुदवाई सबसे पहले 1953 में अलमानंद घोष द्वारा कराई गई थी, और बाद में जो था बी के थापर द्वारा 1960 में इसकी जो है खुदवाई कराई गई। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे, मेसोपोटामिया जैसी। ठीक है, खेती के साक्ष्य, जूते हुए खेत जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जो होता है दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने का खेती की फसल बोई जाती थी। जो होता है लकड़ी के बने पाइप आदि यहाँ पर पाए गए हैं, जो कि लकड़ी के पाइप बने होते थे। यह भी जो होता है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा। इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी व उनके सहायक जो थे माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसकी खुदवाई करी गई थी हड़प्पा सभ्यता की। यह पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पंजाब के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, जो कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मोहरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, मछुआरे का चित्र, अंकित बर्तन,
मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन था। ठीक है। बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने 1 मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास। ठीक है। श्रमिकों के लिए यहाँ पे कहा थे कतार में आवास बने होते थे। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चाहूँ दौड़ो देखते हैं। चाहूँ दौड़ो, इसकी खोज वर्ष 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा की गई थी। NG मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1931 में चाहूँ दौड़ो की। ठीक है। जिसे पुरातत्वविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थल स्थित है। कौन सा? चाहूँ दौड़ो। ठीक है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं। कौन? चाहूँ दौड़ो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। चाहूँ दौड़ो में ही जो होता है सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाने लगा था। और मनके का कारखाना आदि यहीं से प्राप्त हुए हैं। मनके का कारखाना आदि यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चाहूँ दौड़ो से ही मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है। चाहूँ दौड़ो से क्या? मनके का कारखाना। और सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग होता था। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहाँ से देखा गया है। बनवाली, अब देखते हैं बनवाली। बनवाली क्या है? इसकी खोज वर्ष 1973 में RS विस्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1973 में RS विस्ट ने। ठीक है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं? तो देखिए, तांबे का बना वाड़ाग्र व कुल्हाड़ी। ठीक है। तांबे का जो होता है वाड़ाग्र और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंटे के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि। ठीक है। यहाँ से ये सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं लोथल। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और 1957 में रंगनाथ राव द्वारा जो है लोथल सभ्यता की खोज की गई थी। यह स्थल गुजरात के जो है अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर जो है लोथल स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए वो देख लीजिए। अग्निवेदिका यहाँ से मिला है। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृद मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की, अनाज पीसने के लिए चक्की भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि यहीं से मिले। कहाँ से? लोथल सभ्यता से। आलमगीरपुर, इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर जो है आलमगीर स्थित है। इसकी खुदवाई किसने करवाई थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खुदवाई करवाई थी। ठीक है। और देखते हैं रोपड़, इसकी खुदवाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही करवाई गई थी। कब? 1953 में ही रोपड़ का भी सब खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाई थी। और यह स्थल पंजाब राज्य के सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में सतलुज नदी के तट पर रोपड़ स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि। ठीक है। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी और आदमी और कुत्ते की एक जो होता है कब्रगाह प्राप्त हुआ है। बनवाली देखते हैं। तो इसकी खोज वर्ष 1973 में RS विस्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तांबे का बना वाड़ाग्र व कुल्हाड़ी, हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंटे के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि। ठीक है। सुरकोटदा देखते हैं। इसकी खुदवाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। जगपति जोशी द्वारा इसकी खुदवाई की गई। कब? 1964 में। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पर जो होता है सुरकोटदा स्थित है। ठीक। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार के कब्रगाह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। घोड़े की हड्डियाँ और अनूठी प्रकार के कब्रगाह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है? सतकांगेडोर देखते हैं। इसकी खुजवाई होता है वर्ष 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर?
बलूचिस्तान में दास्त नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में दास्त नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुतकांगेडोर। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए ये देख लेते हैं। मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सुतकांगेडोर से मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा। कब? 1967 में इसकी खोज की गई, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। यह पहला ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था। कौन कौन से भाग? दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। ठीक है। दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से साक्ष्य देखिए। दुर्ग भाग और मध्यम भाग के बीच में भव्य इमारत की अवशेष, चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना तथा सूचना पट। ठीक है, सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय, ये सब प्राप्त हुए हैं यहाँ से। कहाँ से? तो आपके जो होता है धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो दुर्ग भाग और मध्यम भाग के बीच में जो होता है भव्य इमारत के अवशेष, चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जो था संरचना बनाई गई थी, और सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा अर्थात किरात, शिकारी, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। ठीक है। शिव की पूजा किन किन रूपों में करते थे? किरात अर्थात शिकारी के रूप में करते थे, नर्तक के रूप में करते थे, धनुर्धर के रूप में करते थे और नागधारी के रूप में भी जो था शिव की पूजा करते थे। मातृ देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा भी करते थे। ठीक है। मातृ देवी के रूप में देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा करते थे। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। ठीक है। एक मूर्ति में क्या हुआ है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। प्रजनन शक्ति तथा लिंग की पूजा भी ये लोग करते थे। प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए वृक्ष, पीपल और बबूल के वृक्षों की भी पूजा करते थे। पशु, कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा करते थे। नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। ठीक है। लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले माप तौल के साधन अब हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल करने के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जो होता है माप तौल करने के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे, अभी हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले क्या होता है? लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी तथा सीप का बना बाट आदि माप तौल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं कि लोग माप तौल की इकाई से परिचित थे। ठीक है। इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है। इनके द्वारा कौन कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती थी, अब उन्हें हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पहली बार चांदी का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग भी सिंधु सभ्यता में ही किया जाता था। ठीक है। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। ठीक है। प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन, अब इसको हम जानते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभ्यता जो था काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी
इसलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है। ठीक है, अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारक हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही अगला वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।